Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th new NCERT for English. पूर्वी इसका फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट यूनिट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. उसका पार्ट 1 हमने देख लिया था. लर्निंग टुगेदर यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक. चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा और समझा था. अब ये पार्ट 2 है जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. हमने डिस्कस किया था कि हर चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाया करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को समझेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो आई होप अभी तक आपने जो भी वीडियोस हमने बनाई हैं वो सभी देखी हैं. अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स प्लेलिस्ट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. तो यहाँ पर कॉलम 1 में जो जानवी ने क्वेश्चंस पूछे थे वो वाले हैं और कॉलम 2 में जो रिवर ने उनके आंसर दिए थे वो हैं. तो हम देखते हैं कि रिवर ने उनके क्या क्या आंसर दिए थे. वो है जहाँ जहाँ खाली है वहाँ हमें फिल करना है. जैसे जानवी ने पूछा था व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, कि जो मून है वो हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है ना. तो हिल्स ने क्या रिवर दिया था, रिवर ने क्या आंसर दिया था, मून टेक द सेम पाथ ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी जस्ट लाइक द रिवर डज. ओके, तो रिवर ने बताया था कि जैसे मून और मैं हम दोनों ही सेम पाथ फॉलो करते हैं. देन जानवी ने पूछा था, यहाँ पे हमें फिल करना है कि उसने क्या पूछा था और इसका आंसर रिवर ने दिया था लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा था जानवी ने, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ. तो नदी ने कहा था कि जितना एक छोटा लड़का कर सकता है उतना ही तुम भी कर सकती हो, है ना. मैंने तो देखा है कि जितने तेज लड़के तैर सकते हैं नदी में उतनी तेज लड़कियां भी तैर सकती हैं. तो यहाँ पर नदी जो है वो इक्वालिटी की बात कर रही थी. देन उसका क्वेश्चन था व्हाट आर शिप्स अलाइक, शिप्स कैसे होते हैं, है ना. तो नदी ने क्या आंसर दिया था, बिग बोट सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट. तो वो बोलती है कि नदी की बहुत बड़ी जहाज होती है जिसमें 100 की संख्या में लोग जा सकते हैं और वहाँ पर रात में बहुत सारी लाइट्स भी जलती हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जानवी ने पूछा था विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगी या आ सकती हैं. तो नदी ने कहा था आई एम अफ्रेड नोट, मैं इनसे नहीं डरती हूँ. ओके, देन नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. थोड़ा सा यहाँ पे जो इमेजेस होंगी ना वो सीधी नहीं होगी, कहीं पर टेढ़ी होंगी. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो PDF आती हैं उसमें हल्का फुल्का सा ऐसा हो जाता है. तो आगे पढ़ते हैं. यू शुडंट क्राई यू नो, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और फिर आंसर्स देने हैं. तो एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं. You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared. When you have been coming here to see me every day, well, almost every day, she was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river. For it was the river. I have got to hurry towards the sea, you know. तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया था, तो वो जब वो जानवी वहाँ पर रो रही थी तो नदी ने अचानक से बोला कि तुम रो मत, तुम तो यहाँ रो जाती हो, तुम क्यों घबरा रही हो, है ना. तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है. पहला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरे के जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं इनको कंप्लीट करना है. ओके, सो फर्स्ट है द टोन ऑफ द रिवर इज द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, जो रिवर की टोन है इस पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट में वो कैसी है, सिंपैथाइजिंग है या फिर एश्योरिंग है. तो सिंपैथी देना, एक तो सिंपैथी वाली जो रिवर की टोन है वो होती है कि किसी को सराहना देना या फिर किसी को समझाना, है ना. तो यहाँ पे जो रिवर थी वो सिंपैथी तो दे रही थी उसको, एश्योर नहीं कर रही थी उसको, कंफर्म नहीं कर रही थी कि नहीं ऐसा हो जाएगा, है ना, सिंपैथाइजिंग. तो यहाँ पे हमने सिंपैथाइजिंग फिल कर दिया. सेकंड है सेलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट जानवी वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट. इस पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट में से एक फ्रेज या एक लाइन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिससे हमें पता चले कि जानवी जो थी वो अधिकतर वहाँ पर आती जाती थी, फ्रीक्वेंट विजिटर थी उस जगह की. तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन दी हुई है ये वाली, यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे. यहाँ पे हमने लिख दिया है यू हैव बीन कमिंग टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना. तो इसका मतलब तुम रोज यहाँ पर आती हो मुझसे मिलने के लिए. ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जानवी वहाँ पर डेली जाती थी मिलने के लिए. थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टू. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है. द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर, ये रिवर नहीं हो सकती. ठीक है, तो इससे क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सी फीलिंग जानवी की एक्सप्रेस हो रही है, एक्साइटमेंट, हेसिटेशन, इरिटेशन या फिर डिसबिलीफ. तो यहाँ पे डिसबिलीफ, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रिवर हो सकती है ना. तो एक्सक्लेमेशन साइन क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, ये सभी चीजें हमने कवर कर ली थी. ओके, तो आगे देखते हैं. Choose 3 qualities of the river highlighted in the extract from the words in the box given below. तो यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ बतानी है रिवर की. इस पैराग्राफ से आपको रिवर की कौन कौन सी 3 क्वालिटीज़ पता चलती हैं. ओके, तो जो नीचे वर्ड्स हैं अफेक्शनेट, फॉरगिविंग, थॉटफुल, इम्पेशेंट, काइंड हार्टेड, है ना. तो इन सब में हमें रिवर की कौन कौन सी
जो क्वालिटीज़ हैं वो पता चलती हैं। तो एक तो अफेक्शनेट है, वो बहुत प्यार से बात कर रही है, थॉटफुल है और काइंड हार्टेड है। ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें पता चल रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी। जानवी ने पूछा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। और रिवर ने कहा कि ये सब तुम्हारे ऊपर ही है। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू द टीचर व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। आई कुडंट कास्ट जानवी, आई कुडंट, दैट स्कैर्ड मी, दैट चेज्ड मी आउट। तो यहाँ पे वो वाला पैराग्राफ है कि जहाँ पे जानवी बहुत दुखी होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो नदी बोलती है कि तुम ही कुछ कर सकती हो, ये सब तुम्हारे ऊपर ही है, अगर कोई कर सकता है तो वो केवल तुम हो। तुम बस एक काम करो, एक दिन सुबह में स्कूल में जाओ और वहां जाकर बैठो तो सही, कोई ना कोई टीचर देखना तुम्हें बैठने देगा। फिर जानवी कहती है कि नहीं, वो लोग मुझे वहां से भगा देंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन अकॉर्डिंग टू द रिवर। देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज। गर्ल्स एंड बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं है, क्या वजह है, क्यों। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है लिटिल गर्ल्स कैन डू, ये रहा नीचे यहाँ पर लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज एंड आर जस्ट एज कैपेबल। दिस शोज द रिवर बिलीव्स इन इक्वल एबिलिटीज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, क्योंकि नदी के लिए दोनों बराबर साउंड कर रहे थे। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बताना है हमें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो स्टेटमेंट है द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। तो ये सही है कि रिवर मोटिवेट कर रही थी जानवी को, कि वो मतलब इंकरेज कर रही थी कि वो स्कूल जाए, वहां जाकर सुने आखिर वहां पर क्या हो रहा है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट इज इसी पैराग्राफ पे से था द रिवर इनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। ये वाला तो हो गया, तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने ट्रू, द रिवर मोटिवेट जानवी बाय सेइंग इट्स अप टू हर एंड इनकरेज हर टू गो टू स्कूल एंड सिट देयर एंड लिसन शोइंग बिलीव इन हर पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे जो रिवर थी वो जानवी को इनकरेज कर रही थी कि वो जाए एक बार स्कूल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन चुनना है। व्हेन द रिवर सजेस्ट जानवी शुड स्लिप अलोंग इट मींस दैट शी कुड मूव डैश। जब रिवर ने कहा कि जानवी को अकेले ही जाना चाहिए, है ना, तो उसका क्या मतलब था, देन शी शुड मूव, वो उसे कैसे जाना चाहिए, क्विकली, कैजुअली, कॉन्फिडेंटली या क्वाइटली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वाइटली। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुडंट टेल अस। तो ये इससे क्या पता चलता है हमें, है ना, कि जब उसने कहा था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आई कुडंट, गास्प जानवी, आई कुडंट, इसने 2 बार बोला, तो इसका क्या मतलब है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है ना। इट शोज द फ्रस्ट्रेशन एंड द हेल्पलेसनेस ऑफ जानवी हु वांट्स टू गो टू स्कूल बट शी कुडंट। तो इससे हमें पता चलता है कि वो मतलब स्कूल जाना चाह रही है लेकिन जा नहीं पा रही, इस वजह से वो इरिटेट होकर ऐसा बोल रही है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, वो लोग मुझे डरा देंगे, भगा देंगे, है ना, ये सब कुछ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस हैं, इनके हमें आंसर करने हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द रिवर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस। तो स्टार्टिंग में नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड बहुत डिटेल में बताया गया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा उसने क्यों किया है, ये बताना है। सो आंसर है यहाँ पर द राइटर टॉक्स अबाउट नेचर इन डिटेल एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी टू क्रिएट अ सर्टेन फीलिंग, दिस हेल्प्स रीडर फील मोर कनेक्टेड टू व्हाट्स हैपनिंग लेटर इन द स्टोरी। ओके, तो यहाँ पे जो राइटर है उसने ऐसा क्यों किया है, उसने हमें स्टोरी से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए किया है, जिससे हम अच्छे से कनेक्ट हो जाएं स्टोरी से। ओके, एक फीलिंग आए, दिस हेल्प्स रीडर मोर कनेक्टेड टू व्हाट्स हैपनिंग लेटर इन द स्टोरी, जिससे हम कनेक्ट हो जाए कि बाद में स्टोरी में क्या हुआ था वो जानने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी। रिवर जानवी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती थी। तो द रिवर न्यू अ लॉट अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड लाइकली शेयर्ड हर फीलिंग एंड प्रॉब्लम्स व्हाइल सिटिंग बाय द रिवर। तो जो जानवी थी वो रोज नदी के पास आती थी और अपनी चीज़ें शेयर करती थी। ओके, तो इसलिए वो सब कुछ जानती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन से आपको क्या लगता है, जानवी ने कहा कि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, वो लोग मुझे नहीं जाने देंगे, तो इससे स्कूल के बारे में और जानवी के बारे में क्या पता चलता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दिस शोज दैट जानवी इज ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल। इट ऑल्सो टेल्स अस दैट स्कूल हैव एज रूल्स फॉर एडमिशन। तो एडमिशन के लिए स्कूल में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो जानवी को इसी चीज़ का डर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द रिवर लव व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल। तो इसमें पूछा गया है कि जब जानवी ने कहा कि वो स्कूल वहाँ पे डर जाएगी तो रिवर क्यों हंसती है। तो इसका आंसर है द रिवर वांटेड जानवी टू गो टू स्कूल। व्हेन जानवी सेड शी वाज स्केयर्ड द रिवर एनकरेज्ड हर बाय सेइंग शी वाज ब्रेव एंड नॉट अफ्रेड ऑफ थिंग्स लाइक द ग्रीन लिजर्ड, द स्नेक इन द बैम्बू और द बिग ट्रेन्स पासिंग बाय। नदी हंस के उसको इनकरेज कर रही थी कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से तो डरती नहीं हो, तुम छिपकली से नहीं डरती, सांप से नहीं डरती, ट्रेन इतनी आवाज़ करती हुई गुजरती है उससे नहीं डरती, फिर तुम स्कूल जाने से क्यों डर रही हो। ठीक है, इस बात पर रिवर को हंसी आई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम 5th क्वेश्चन पे आए हैं। यहाँ पर व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस। जानवी को रिवर की एडवाइस क्यों माननी चाहिए। सो जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस बिकॉज गोइंग टू स्कूल एंड गेटिंग एन एजुकेशन वाज हर ड्रीम। शी नीडेड इनकरेजमेंट एंड होप विच द रिवर गेव हर। ठीक है, तो जो उसको इनकरेजमेंट और होप चाहिए थी वो रिवर उसको दे रही है ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सके और अपने सपने को पूरा कर सके। देन हाउ डज द कन्वर्सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग। मतलब ये स्टोरी हमें कैसे अट्रैक्ट कर रही है। सो द कन्वर्सेशन between Janvi and the river makes the story more interesting by making the river seem human. It's fascinating that the river understands her problems and give her the encourage and hope she needs. Then next question है, what is the main message that the writer intends to convey? Writer क्या message देना चाह रहा है। So main message is this. Main message of the story is the importance of education, especially for girls from poor families. In such families, girls' education is often ignored. The story encourages girls to seek education and for government and teachers to help parents send their daughters to school. ओके, तो यहाँ पे जो नदी है वो बता रही है कि एजुकेशन की, राइटर बता रहा है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए जो पुअर फैमिलीज से आती हैं, क्योंकि ऐसी फैमिलीज में गर्ल्स को अभी भी एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो हमें इनकरेज करती है कि गर्ल्स की एजुकेशन नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है, जिससे उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल में भेजें। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। लेट अस लर्न। यू हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन्स। आपने पढ़ा है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको नाउन बोलते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ओनली प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। व्हाई हैज़ द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर द रिवर इवन व्हेन इट इज़ अ कॉमन नाउन। क्लू हैज़ द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो आपने ग्रामर सीरीज देखी होगी, तो उसमें आप जानते हैं कि केवल जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, दो तरह के नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन्स में बड़े लेटर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल प्रॉपर नाउन में ही हम जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टोरी में जो राइटर है उसने रिवर को प्रॉपर नाउन की तरह क्यों दिखाया है, उसने आर को कैपिटल क्यों बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये आपको बताना है, जैसे स्टोरी में है इट इज़ अ कॉमन नाउन, कि ये कॉमन नाउन होने के बावजूद भी उसने ऐसा क्यों किया हुआ है, तो ये आप ग्रामर सीरीज में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड्स इन द टेक्स्ट। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं और उनके लिए वन वर्ड टाइप समथिंग कुछ लिखना है। ओके, सो फर्स्ट इज, यहाँ पर फर्स्ट वन है मेड अ हाई पिच साउंड, मेड अ हाई पिच्ड पार्सिंग साउंड, तो इसको क्या बोलते हैं, श्रेक्ड। सेकंड है टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग, कोई भी लिक्विड जब नीचे गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैश करना, हल्की सी आवाज़ भी आती है जिसके गिरने से। ओके, थर्ड है अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज, बिल्कुल लगातार कोई बैकग्राउंड से नॉइज आते रहना, मर्मरिंग। फोर्थ इज क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गास्प्स, कंट्रोल ना होने, ऐसे इस तरह से रोना कि आप कंट्रोल ही ना कर सको अपने रोने को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोब्ड। फिफ्थ है टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, दैट इज कॉल्ड रसल्ड। टेक अ शार्प क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक्ड, दैट इज कॉल्ड गास्प्ड। नेक्स्ट सेवंथ नंबर इज शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड, दैट इज कॉल्ड rattling. Number 8 is making a lot of noise, it is called noisy. And number 9 is made a long high cry usually because of pain or sadness, it is called wailed. Now next exercise is now filling the blanks with suitable sounds words from exercise second. अब ये जो exercise second में हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किए हैं, एक तरह से इनको फिलअप करना है यहाँ पर। ओके, तो the classroom grew dash as the student noticed the teacher carrying the answer papers, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं जब बच्चों को पता चलता है कि जो टीचर है वो आंसर पेपर्स लेकर आ रही है, तो शोर मचाने लगते हैं, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। तो इसका आंसर हम कर देंगे noisy. Okay, as the teacher turned the pages with a dash, the children dash wondering that comments awaited. तो यहाँ पर rustle and gasped. Someone dash in frustration. अब कोई तो किसी के नंबर कम आएंगे तो वो क्या करेगा, मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। ठीक है, तो वेल करा कुछ बच्चों ने। एंड द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स स्टीडली इंक्रीज, पीछे से बच्चे जो बोलते रहते हैं ना धीरे धीरे, इट इज कॉल्ड मर्मरिंग। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, द स्टूडेंट डैश विद एक्साइटमेंट, तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। The word catamaran is used in the text. The word originates from Tamil language katumaram, मीनिंग ट्राइड वुड। तो हमने कैटामरन देखा था, एक वर्ड होता है जो बोट के लिए यूज होता है ना। सो ये जो वर्ड है ये ओरिजिनली कहाँ से आया, तमिल लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बंधी हुई लकड़ियाँ। नाउ यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, तो ये हमें बताना है कि ये किन लैंग्वेज से आए हुए हैं। जैसे पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है कर्मा, तो ये संस्कृत से आया हुआ है ना। यहाँ पर कर्मा का इसने बता दिया कि ये संस्कृत से आया हुआ है। नेक्स्ट है साहिब, तो ये यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2nd 3rd 4th यहाँ पे की हुई है। ओके, यहाँ से देख सकते हैं साहिब, तो ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है जैसे कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन है ना, जेंटलमैन जिसको हम कहते हैं, साहिब या साहब। ठीक है, फिर है चटनी, चटनी हिंदी वर्ड है, जैसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल और फर्ब से बनाते हैं। देन गुरु, गुरु इज अ संस्कृत वर्ड, टीचर को कहा जाता है। देन वरांडा, वरांडा इज अ हिंदी वर्ड, इसको बरामदा भी बोलते हैं ना, पोर्च बालकनी, ये हिंदी का वर्ड है। देन जंगल, जंगल इज अ हिंदी वर्ड, डेंस फॉरेस्ट के लिए जो यूज होता है। नेक्स्ट इज अरिका, अरिका इज अ मलयालम वर्ड। ओके, ये एक पाम ट्री का टाइप होता है। देन पालकी, पालकी इज अ हिंदी वर्ड, ये हिंदी का वर्ड है, जो शादी वगैरह में आपने देखी होगी ना, पालकी होती है तो उसे हम कहते हैं। ओके, सो ये हिंदी वर्ड्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ बोट्स के टाइप्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चंदू द फिशरमैन हैज अ कैटामरन दैट द रिवर प्रेफर टू अ शिप, गिवन बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। तो यहाँ पे 4 तरह की बोट्स दी हुई हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में यूज होती हैं। दिस इज कॉल्ड कनॉय, दिस इज कॉल्ड कैटामरन, दिस इज कॉल्ड कोरैकल एंड दिस इज कॉल्ड शिकारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन, आप किस में घूमना पसंद करेंगे। तो यहाँ ये शिकारा दिख रहा है ना, इसमें है ना, तो मैं इसमें ट्रैवल करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन द शिकारा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बिकॉज इट लुक्स कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुल, इट ऑल्सो हैज़ अ रूफ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन एंड आई हैव सीन पिक्चर्स ऑफ इट ग्लाइडिंग पीसफुली ऑन द वाटर ऑफ कश्मीर। ओके, तो जो कश्मीर में डल लेक है उसमें मैंने इससे इस तरीके की बोट्स देखी हैं टीवी में, इमेजेस में, तो मुझे इसमें जाना अच्छा लगेगा। आपको किस में जाना अच्छा लगेगा वो आप बताएंगे। अब जो भी बोट आपको पसंद है उसकी एक इमेज ड्रॉ करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, मेक अ कलरफुल इमेज ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन। तो यहाँ पे आपको एक इमेज ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये की हुई है एक सुंदर सी बोट की इमेज, तो आपको भी ऐसे ही एक इमेज ड्रॉ ओके। तो यहाँ पर अब नाउ नेक्स्ट पेज इज अबाउट द पजल्स। तो यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है वर्ड्स के ऊपर जो वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। ओके, तो इसके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको उनके आधार पे आपको पता करना है कि कौन से वर्ड की बात हो रही है। तो पहले एक्रोस वाले देख लेते हैं। एक्रोस बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को। ओके, तो फर्स्ट इज अ लार्ज वर्ज, ये रहा, अ लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी। ओके, सो ये सी में यूज़ होता है और गुड्स और पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिप, SHIP शिप। तो जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं या फिर अक्रॉस वाले हैं उनको हमने पिंक से कलर किया हुआ है, और जो डाउन वाले हैं यानी कि वर्टिकल उनको हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे कलर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हो जाएगा शिप। देन सेकेंड इज अ स्मॉल वेसल फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर टिपिकली प्रोपेल्ड बाई ओर्स, सेल्स और एन इंजन। सो इसका आंसर हो जाएगा बोट। यहाँ पर ये रहा, बोट हो जाएगा। देन थर्ड इज अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर, इसको क्या बोलते हैं, जो फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, राफ्ट कहते हैं। देन फोर्थ इज अ बोट और शिप ट्रैवल बाय स्टीम, कोई ऐसी बोट जो स्टीम से चलती है, देन इट इज कॉल्ड स्टीमर। नाउ कम टू द डाउन पोर्शन, अ स्मॉल लाइट नैरो बोट पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंड मूव्ड यूजिंग अ पैडल, इट इज कॉल्ड कैनो। Number 6 is a boat with a powerful engine which can change directions easily and is used to pull large ships into out of the port. It is called tugboat. Next is a boat with sails and something on engine used for either racing or traveling for pleasure. Rhymes with caught. It is called yacht. Okay, तो ये यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल हो गई है। ओके, तो ये हो गया है। आई होप दिस आर हेल्पिंग यू आउट। पहले आपको एक बार खुद से भी ट्राई करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है
रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और फिर नीचे जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें आपको फिलअप करनी है प्रीपोजिशंस को। ओके, सो लेट्स रीड द text. She goes down towards the sea. I have seen her. She always takes the same way over the mountains and down to the sea, like me towards, over, down. ये सारे वर्ड्स क्या हैं यहाँ पे? towards, over, like, down, ये सब वर्ड्स क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। अगेन आपको ग्रामर देखना पड़ेगा। ये सब preposition and words that indicate the relation between the nouns and pronouns and other elements in sentence. They show direction, location, time and logically relation between the ideas. जो noun है, pronoun है, उनमें relation बताता है preposition, ठीक है। तो कैसे करना है? fill in the blanks, जिसमें हम prepositions fill करके करेंगे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जानवी टेक्स रिवर एडवाइस, ये रहा, जानवी टेक्स रिवर एडवाइस एंड गोज टू स्कूल ऑन हर फर्स्ट डे। डैश स्कूल, तो यहाँ पे एट इन ऑन क्या आएगा? यहाँ पे एट आएगा। एट स्कूल जानवी स्टूड नर्वसली, जानवी घबराई हुई खड़ी हो गई। डैश द गेट, गेट के कहाँ पर? आउटसाइड या अबाउ? आउटसाइड द गेट। ओके, देन क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, द बेल रैंग एंड शी हरिड डैश द बसलिंग क्लासरूम, तो यहाँ पे क्या आएगा? थ्रू द बसलिंग क्लासरूम। ओके, शी फाउंड अ सीट डैश टू फ्रेंडली क्लासमेट, तो जब दो की बात होती है, दो के लिए क्या लगता है? बिटवीन लगता है, ज़्यादा के लिए अमोंग लगेगा। ओके, द टीचर ग्रीटेड दैम वार्मली एंड स्टार्टेड द लेसन डैश नंबर्स, तो किसके बारे में स्टार्ट किया था? नंबर्स के बारे में, तो अबाउट नंबर्स। जानवी लिसन अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड डैश द न्यू एडवेंचर अहेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये सभी प्रीपोजिशंस हमने कवर कर ली हैं यहाँ पर। ओके, तो अब आपको एक बार खुद से भी ट्राई करना चाहिए, मैंने पिछले वाली उसमें कहा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, आपको प्रीपोजिशंस एडवर्ब फिल करने हैं अब की बार। ओके, तो रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे आपको हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ने हैं, जैसे डाउन, ऑन, अप, डाउन। ओके, शी रन अप द स्टेयर्स, ये प्रीपोजिशन है। शी रन मी अप, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो जो कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन कैन फंक्शन बोथ एज प्रीपोजिशन एंड एज एडवर्ब। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी। एडवर्ब्स कौन से वर्ड्स होते हैं? जो वर्ब यानी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, तो लिखना एक क्रिया है, काम है ना, राइट। अब मैं कैसे लिख रही हूँ? मान लो मैं बहुत सुंदर लिख रही हूँ, सो आई एम राइटिंग ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जो वर्ड्स विशेषता बताते हैं वर्ब की, उनको बोलते हैं एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी हुई है। रिमेंबर, अ प्रीपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, वेयरएज एन एडवर्ब विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स। तो आपको अब ये फिल करने हैं। द कैट जंप्ड डैश द टेबल, फर्स्ट वन इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। ओके, इस अगला वाला पढ़ेंगे। द चिल्ड्रन प्लेड डैश अंटिल डार्क आउटसाइड, शी क्विकली रैन डैश द पार्क इनटू द पार्क, द हेलीकॉप्टर was hovering dash adverb, we were just walking dash chatting slowly, after thoroughly wiping his shoes he stepped dash inside, she drove slowly dash his sharp curve around, he placed the keys dash the mat before leaving, तो इसका हो जाएगा। now move to the next slide। तो ये है चैप्टर के लेट अस लिसन। यहाँ पर आपको चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 39 पे एक ट्रांसक्रिप्ट सुनाया जाएगा, उनके बेसिस पे ये आंसर्स करने हैं। जैसे ये जो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स, इनमें से आपको जो वर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट में सुनाई देंगे वो सर्कल करने हैं और जो नहीं देंगे उनको छोड़ देना है। वैसे तो यहाँ कहा गया है कि 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, है ना, लेकिन नहीं, और भी वर्ड्स हैं जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट रीड की, उसमें तो वो भी वर्ड्स नहीं है, जो हैं उनको मैंने सर्कल कर दिया है। तो इस ट्रांसक्रिप्ट में क्या दिया हुआ है? 5 लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं स्कूल लाइफ के ऊपर। तो चलिए रीड करते हैं। पहला स्पीकर जो है वो है फादर। वो कह रहे हैं शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल? यस दे शुड, आई डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट। ओके, तो पेज नंबर 39 इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा। बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, आई लुक फॉरवर्ड द डेयर सक्सेसफुल करियर्स, करियर्स है यहाँ पर, है ना, तो स्ट्रगल कर देंगे। ये रहा करियर्स, तो कौन बोल रहा है? फादर बोल रहे हैं करियर के बारे में। ओके, तो इस तरह से ये आपको फिल, तो जो आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे ना पेज नंबर 39 पे, उसमें कौन सा स्टेटमेंट किस स्पीकर ने बोला है वो बताना है, और जो एक्स्ट्रा है उनको ब्लैंक छोड़ देना है। तो प्रमोट एक्टिवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है। ये 5th जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा था, तो यहाँ पे हम 5th लिख देंगे। देन नेक्स्ट कमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल, ये किसी ने नहीं कहा था। बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये फर्स्ट जो फादर थे उन्होंने ये बात कही थी। शेयर दैट स्कूल ऑल्सो मीन्स कंपेनियनशिप, ये बच्चे स्टूडेंट ने ये बात की थी। ओके, तो 4th स्पीकर था। देन अंडरस्टैंड दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, डिफरेंट एबिलिटीज़ वाली बात किसी ने नहीं की, पापा ने तो इक्वालिटी की बात की थी। देन परसुएटेड द पेरेंट्स टू रन
परमिशन टू अटेंड स्कूल, ये भी बात किसी ने नहीं की थी। ओके, सो ये हम इसको भी खाली छोड़ देंगे। देन लास्ट इज बिलीव दैट लर्निंग स्किल्स इज नॉट जेंडर बेस्ड, तो ये वाली जो लाइन की थी ये थर्ड स्पीकर ने की थी। ओके, तो इस तरीके से आप बताएंगे कि इस स्पीकर ने कौन सी बात किया। हो सकता है एक आधा स्टेटमेंट आपके स्कूल के टीचर जो हैं अलग कराएं, बट ऑल ओवर करना क्या है आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस स्पीक, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है, डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यू शुड ट्राई, यू एंड यू, ये वाला है ना, यू नो एंड you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day the river spoke to Janvi in a sleepy voice. Work in pairs and take turns to speak the same sentence in other voice. Some hints are given below. ओके, तो जानवी को बताया था कि तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए, तुम तो रोज यहाँ पर आती हो। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो रिवर ने उसे बिल्कुल धीमी आवाज में बोला था ना, कि तो आपको अपने ग्रुप से मिलकर इसको अलग अलग टोन में बोल के प्रैक्टिस करना है। जैसे आप खुश हो तो कैसे बोलोगे, सर सरप्राइज, है ना, सरप्राइज हो तो कैसे बोलोगे, एंग्री हो तो कैसे बोलोगे, तो सेम चीज़ों को स्केयर डरे हुए में कैसे बोलोगे। ठीक है, तो ये आपको घबराए हुए में या फिर कैसे, मतलब आपको अलग अलग टोन्स में बोलना है। ओके, देन जानवी आस्क्स द रिवर फॉर एडवाइस एंड रिवर गिव्स एडवाइस, रीड द गिवन सिचुएशन एंड वर्क इन पेयर टू आस्क फॉर एंड गिव एडवाइस, टेक टर्न टू चेंज योर रोल, यूज प्रेप्स गिवन बिलो। देखो यहाँ सिचुएशन दी गई है, आपको हर सिचुएशन में क्वेश्चन पूछना है, आस्क फॉर एडवाइस और सेकंड में एडवाइस देनी है। अब ये जो यहाँ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं इस तरीके से आप पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप बता सकते हैं। स्टेटमेंट की शुरुआत इन तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पर ऐसे आपको पूछना है और इस तरह से आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट है सिचुएशन, देखते हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पर, यू विश टू प्ले फुटबॉल एट योर स्कूल बट, ये वाला ना, यू विश टू प्ले फुटबॉल एट योर स्कूल बट इट हैज़ एन ऑल बॉयज़ टीम ओनली। ओके, आप स्कूल में फुटबॉल खेलना चाहते हैं लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ लड़के ही हैं टीम में, तो आप कैसे खेलेंगे। तो पहले एडवाइस पूछेंगे यहाँ पर। ओके, कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, आई रियली वांट टू प्ले फुटबॉल बट द स्कूल टीम इज ओनली फॉर बॉयज़। ओके, इसमें एडवाइस देंगे, कैसे देंगे, आई थिंक यू शुड टॉक टू योर स्पोर्ट्स टीचर अबाउट स्टार्टिंग अ मिक्स टीम, व्हाई डोंट यू ऑल्सो गैदर अदर गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड एंड अप्रोच द प्रिंसिपल टुगेदर। ओके, जो लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनको आप इकट्ठा करो और साथ में जाकर प्रिंसिपल से बात करो कि ऐसी कोई टीम बताएं। नाउ मूव टू द सेकंड सिचुएशन, इट इज़ अबाउट you have been unable to score well in mathematics due to nervousness during examination. ओके, तो आपने मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि आप एग्जाम के दौरान नर्वस हो गए थे। तो आप कैसे एडवाइस लेंगे, आई हैड अप्रिशिएटेड योर एडवाइस ऑन दिस इशू, आई कीप गेटिंग नर्वस ड्यूरिंग मैथ्स एग्जाम एंड कांट परफॉर्म वेल। ओके, तो आप एडवाइस देंगे। अब यहाँ पे आपको एडवाइस देनी है किसी को, तो आप कैसे देंगे, द बेस्ट थिंग टू डू इज प्रैक्टिस विद टाइम टू मॉक टेस्ट एट होम, इफ आई हैड ऑल्सो टॉक टू द टीचर अबाउट स्ट्रेटजीज टू स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, कि हम एग्जाम के दौरान कैसे काम रहें, शांत रहें। देन थर्ड सिचुएशन इज यू रियली इंजॉय म्यूजिक क्लासेस बट टू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट। आप म्यूजिक क्लासेस को एंजॉय तो करते हैं लेकिन टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो एडवाइस कैसे मांगेंगे किसी से, डू यू थिंक आई शुड ड्रॉप समथिंग एल्स टू मेक टाइम फॉर म्यूजिक प्रैक्टिस, क्या मुझे कुछ और छोड़ देना चाहिए म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए। और एडवाइस देनी हो अगर तो कैसे देंगे, इफ आई वर यू आई वुड प्लान अ टाइम टेबल टू सी वेयर आई कैन फिट इन इवन 15 मिनट्स डेली, व्हाई डोंट यू आस्क योर म्यूजिक टीचर फॉर प्रैक्टिस टिप्स दैट सेव टाइम। ठीक है, नाउ लास्ट सिचुएशन इज यू कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच, आपको लास्ट बेंच से क्लासरूम अच्छे से, क्लास बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड वो आपको दिखाई नहीं देता है ना। तो आस्किंग एन एडवाइस आप क्या पूछेंगे, व्हाट वुड यू डू इन माय पोजीशन, आई कांट सी द ब्लैक बोर्ड प्रॉपर्ली फ्रॉम द लास्ट रो। और गिविंग एडवाइस क्या होगी, आई थिंक आई शुड आस्क योर टीचर इफ यू कैन सिट इन द फ्रंट, ऑल्सो द बेस्ट थिंग टू डू इज चेक योर आई साइट विद अ डॉक्टर, मे बी यू नीड ग्लासेस, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है कि आपको आंखों में प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं या फिर टीचर को भी बोल सकते हैं कि आपको आगे बैठा दें। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे दिया गया है ऑब्जर्विंग द नेचर। देखो यहाँ लिखा है कि कुछ दिनों तक आप नेचर को ऑब्जर्व करिए, उसमें कितने कलरफुल चीज़ें हैं, शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं, है ना। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ये इसी चीज़ से रिलेटेड है कि बहुत सारी कलरफुल चीज़ें हैं, शेप्स, पैटर्न्स हैं, टेक्सचर्स हैं, उन सबको ध्यान दीजिए, बर्ड्स, फ्लावर्स, ट्रीज, स्काई। अब देखिए इसके बाद जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करिए कुछ समय तक। ऐसा करने के बाद जो रिपल ऑफ वाटर, जो लहरें हैं पानी में, चिड़ियों का चहचहाना या फिर फ्लावर्स की खुशबू, बटरफ्लाई, जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं उन सबको लिखिए यहाँ पे। ओके, नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, हाईलाइट द कलर, शेप, टेक्सचर एंड यूनिक डिटेल्स दैट मेड एन इंप्रेशन एंड यू गिव वेल टाइटल टू योर पैराग्राफ। तो जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखेंगे और टाइटल भी
दोगे। और यहाँ पे आपको आइडियाज़ भी दिए गए हैं कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या फील किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरों को, या फिर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एवरीडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने अपनी जो पैराग्राफ है उसको टाइटल दिया है द विस्परिंग गार्डन। ओके, तो हम यहाँ पर पैराग्राफ जो बता रही हूँ वो मैंने तो बहुत छोटा लिखा है, आप इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया दिया है मैंने कि कैसे लिखना है। ओके, एवरीडे आई सी ट्रीज, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज इन द गार्डन नियर माई हाउस, द लीव्स rustle gently and the flowers shine in the sunlight. I find it interesting how the wind makes the trees sway and the pond sparkle. I like the bright colors of the butterflies and the soft grass under my feet. I feel peaceful as I watch nature. My advice to all is to take time to enjoy the beauty around you. ओके, सो इस तरीके से आप लिखेंगे। इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, बट डिपेंड कि अगर आप और बड़ा चाहें तो और बड़ा लिख सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट इज लिटिल फ्लोर डिस्कस व्हाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी sacred, and most of them are referred to as female. Some rivers are referred to as a male, for example the Brahmaputra and the Son. ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में नदियों को पवित्र क्यों माना जाता है। सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। और फिर पूछा गया है कि कुछ नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र और सोन नदियाँ जिनको हम मेल मानते हैं, बाकी सभी रिवर्स को हम फीमेल ही मानते हैं, जैसे गंगा मैया, नर्मदा, यमुना, है ना, ये सभी के सभी रिवर्स क्या हैं, फीमेल नेम्स हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड सैक्रेड बिकॉज वाटर सिंबलाइजेज लाइफ, प्योरिटी एंड सल्वेशन। ओके, तो जो नदियां हैं जो जीवन का साइन है, अगर नदी नहीं होंगी तो पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। प्योरिटी का साइन है सल्वेशन, मतलब मोक्ष पाने का एक साइन होता है ना नदियों को, और फीमेल के रूप में इसलिए माना जाता है। मोस्ट रिवर्स आर सीन एज फीमेल सिंबलाइजिंग नर्चरिंग एंड क्रिएशन लाइक द गंगा। तो नदियाँ जो हैं क्योंकि वो जीवन का साइन होती हैं, अगर नदी नहीं होंगी पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा, फिर प्योरिटी का साइन होती हैं नदियाँ। ओके, हमारे यहाँ तो जो नदियाँ होती हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इन सबको प्योरिटी का साइन मानते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो नर्चर करती हैं, क्रिएट करती हैं, जैसे कि गंगा, सम रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र एंड सोन, इन्हें हम मेल के उसमें भी देखते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ और पावर दिखाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन विच लैंग्वेज डू यू एंजॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट। अब देखिए हमारा जो देश है या फिर जो हमारी कंट्री है वो मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल का मीन्स क्या होता है, बहुत सारी भाषाएं हम लोग बोलते हैं, 2 से ज़्यादा भाषा बोलना हम आसानी से जानते हैं। एवरी इंडियन लगभग, है ना, लगभग हर कोई 2 से ज़्यादा भाषा आसानी से बोल सकता है। सो आपको ये बताना है कि आपके क्लासरूम में कौन से बच्चे कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो जैसे मुझे लिखना पढ़ना हिंदी भाषा में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। ओके, तो उस भाषा में पढ़ना, आपको जो जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो आप बता सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो दिया गया है, रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो द पोस्टर। यहाँ एक पोस्टर दिया गया है, देखो इसमें सभी लड़कियां हंस रही हैं। यहाँ पे लिखा है द हैप्पीनेस ऑफ द नेशन लाई इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर्स, यानी किसी भी देश की समृद्धि, उसकी खुशी डिपेंड करती है कि वहाँ की लड़कियाँ कितनी खुश हैं, कितनी डिग्निफाइड हैं। ओके, कितना उनको सम्मान मिल रहा है, इस बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा यहाँ पर, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर। पोस्टर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो द पोस्टर शोज हैप्पी गर्ल्स सिंबलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग डॉटर्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ओके, देन व्हाई डू यू थिंक द गर्ल्स लुक हैप्पी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियां खुश दिखाई दे रही हैं, लड़कियां खुश होंगी। द गर्ल्स लुक हैप्पी बिकॉज दे आर रिस्पेक्टेड, एम्पावर्ड एंड हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि वो एम्पावर्ड हैं, उनके पास ये पावर है कि वो पढ़ सकती हैं, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी में, अपॉर्चुनिटी है कि आगे वो लाइफ में कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए खुश होंगी। देन डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड हैप्पीनेस। तो डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। तो इसका डिग्निटी का और हैप्पीनेस का क्या रिलेशन है। सो डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हेन डॉटर्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दे फील वैल्यूड व्हिच ब्रिंग्स देम हैप्पीनेस। ठीक है, तो जब लड़कियों को रिस्पेक्ट दिया जाएगा तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आएगी। तो ये दोनों रिलेटेड हैं। देन हाउ डज अ नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर आर हैप्पी। कोई नेशन कैसे ग्रो करता है जब वहाँ की लड़कियाँ खुश होती हैं। प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होता है, आगे बढ़ता है, ग्रो करना है ना। तो वहाँ की लड़कियाँ जब खुश होंगी, बेटियां खुश होंगी। ठीक है, तो सो अ नेशन ग्रोज एंड प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी बिकॉज दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, हेल्प इन डेवलपमेंट एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज। आधी जनसंख्या लगभग गर्ल्स की है ना, तो पूरा तो नहीं, बट हाँ लगभग आधी जनसंख्या जो देश की है वो है लड़कियां, औरतें, फीमेल्स। ओके, अगर वो खुश नहीं रहेंगी तो आगे तरक्की नहीं करेंगी, देश के डेवलपमेंट में वो हेल्प नहीं करेंगी, है ना। तो देश कैसे प्रॉस्पर करेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि गर्ल्स को रिस्पेक्ट दी जाए, डिग्निफाइड लाइफ मिले, एम्पावर्ड हों वो लोग और लाइफ में बराबर अपॉर्चुनिटी उनको मिले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the government has launched many schemes for the education of the girl child. Some of them are बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा,
scheme Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya etc. Find out more such schemes from the internet or from your teacher and spread awareness in your neighborhood. तो यहाँ पे बताया गया है कि सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हैं जिसके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए कि लड़कियों की शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ स्कीम्स के बारे में आपको खुद पता करना है। तो इस एक स्कीम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, बाकी स्कीम्स आप इंटरनेट से ढूंढ के खुद से लिखेंगे। ओके, तो ये जो स्कीम है ये है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम में क्या है? अ सेविंग स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड टू प्रमोट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्पिंग पेरेंट्स सेव फॉर दियर डॉटर्स एजुकेशन एंड मैरिज। तो ये जो स्कीम है जिसमें लड़कियों की पढ़ाई और उनकी मैरिज से रिलेटेड सेविंग्स कैसे पेरेंट्स कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये स्कीम है। तो ऐसी बहुत सी प्लानिंग गवर्नमेंट करती हैं, सो आप पता करेंगे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट वी आर डन विद आवर चैप्टर्स। यूनिट 1 का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 था हमारा लर्निंग टुगेदर, इसका फर्स्ट चैप्टर था द डे द रिवर स्पोक। तो जैसा कि मैंने कहा था हर चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। सो ये इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमने इस चैप्टर को पूरे तरीके से फिनिश कर लिया है। ट्राई अगेन जो चैप्टर है उसको भी 2 पार्ट्स में करेंगे। छोटा होगा एक्सप्लेनेशन तो भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे ताकि जिसे सिर्फ चैप्टर समझना है वो समझ ले और जिसे एक्सरसाइज देखनी है वो सेकंड पार्ट में देख लिया करेगा, है ना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर सेकंड चैप्टर दैट इज ट्राई अगेन। ये पोएम है। Okay, so I will meet in the next video. If you are loving the videos, and one more request before ending the session, please go through the links given in the description box. And if you are loving our videos, please like, share and subscribe our channel. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe our channel.